एक 28 साल की लेडी कांस्टेबल जिसका नाम रुचि सिंह चौहान, उसकी ड्यूटी थी, वो वहाँ पे पोस्टेड थी, तैनात थी। रुचि सिंह चौहान यूपी के बिजनौर की थी और लखनऊ में उसकी ड्यूटी थी कांस्टेबल के पद पर, और पुलिस हेडक्वार्टर में वो तैनात थी। 12 फरवरी ड्यूटी करने के बाद बाकायदा रुचि ने लखनऊ में ही एक अर्जुन नगर इलाका है जहाँ पे किराए का एक कमरा ले रखा था और वो वहीं रहा करती थी। उसके एक भाई थे, भाभी थी, माँ बाप थे, वो बिजनौर में रहते थे। तो 12 फरवरी को अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद अब रुचि अपने घर जा रही है। नेक्स्ट डे संडे था। जब वो घर के लिए जा रही होती तभी उसका मोबाइल बजता है। उस दूसरी तरफ उसकी भाभी थी। भाभी फ़ोन करती है, रुचि कहती है कि मैं कैब में हूँ, घर जा रही हूँ, घर जाने के बाद आपको वापस कॉल करूँगी। भाभी फ़ोन रख देती हैं। करीब घंटे भर बाद भाभी फ़ोन दोबारा मिलाती हैं कि चलो अब पहुँच गई होगी, लेकिन रुचि फ़ोन नहीं उठाती। भाभी को लगा शायद बिज़ी होगी। थोड़ी देर के बाद फिर एक बार कॉल करती हैं, फिर रुचि नहीं उठाती। आखिर में सोने से पहले वो फिर एक कॉल करती हैं। फिर उन्हें लगता है कि शायद थकी होगी, सो गई होगी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही है। ये सोचकर उसके बाद वो फ़ोन करती नहीं है। रात बीत जाती है। अब 13 फरवरी की तारीख आ जाती है। उस दिन संडे था। आमतौर पर संडे को छुट्टी होती है रुचि की, लेकिन यूपी में इलेक्शन था। 5 स्टेट में जो था उसमें यूपी में भी था, अलग अलग 7 फेसेस में। तो अब सुबह फिर भाभी ने रुचि को फ़ोन किया, लेकिन रुचि का मोबाइल अब स्विच ऑफ है। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने कॉल किया, मोबाइल स्विच ऑफ। अब उन्हें बड़ी हैरानी भी हुई कि रुचि आमतौर पर अपने मोबाइल को बंद नहीं रखती है और इतने सारे कॉल करने के बाद वो कॉल ज़रूर वापस करती है, लेकिन कल शाम से ऐसा हो रहा कि ना वो फ़ोन उठा रही है और अब सुबह में उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ। अब उन्हें फ़िक्र होने लगी। इसके बाद उनके पास एक रुचि की सहेली का नंबर था जो खुद एक कांस्टेबल थी और उसी पुलिस हेडक्वार्टर में उसकी तैनाती थी। तो एक जगह एक साथ ड्यूटी देते देते दोनों में दोस्ती हो गई थी। भाभी के पास रुचि के उसका नंबर था। उन्होंने उसको कॉल किया। उन्होंने कहा कि रुचि फ़ोन नहीं उठा रही, मेरी बात कराएं। तो बताती है कि रुचि तो आज यहाँ होना चाहिए था, संडे है, छुट्टी नहीं है क्योंकि इलेक्शन है तो सभी की ड्यूटी लगी हुई है और उसकी भी ड्यूटी है, लिस्ट में नाम है, लेकिन अब तक आई नहीं है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब ये सुनकर भाभी घबरा जाती है। फिर वो कहती है आप परेशान ना हो, कई बार नेटवर्क या बैटरी ख़त्म हो गई हो, चार्जर ना हो, इस वजह से शायद बात नहीं हो रही, मैं खुद पता करूँगी, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं उसके घर जाऊँगी। अब शाम को ड्यूटी ख़त्म होती है। रुचि की वो सहेली पुलिस हेडक्वार्टर से निकलती है और अर्जुन नगर पहुँचती है। वहाँ जाकर देखती है जहाँ पे रुचि रहती थी वो पहले भी जा चुकी थी, क्योंकि दोनों दोस्त थे, लेकिन रुचि के उस किराए के घर पर ताला लगा हुआ था। अब उसने कहा रुचि तो यहाँ है नहीं। उसने मकान मालिक से पूछा कि रुचि कहाँ है। मकान मालिक ने कहा कि वो तो कल से ही नहीं आई है, जब वो ड्यूटी करने के लिए गई थी, तो शायद हो सकता है वो अपने बिजनौर चली गई होगी, क्योंकि जब भी उसकी छुट्टी होती थी रुचि की तो वो बिजनौर चली जाती थी अपने घर वालों के पास। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन अब वो उसकी दोस्त भी परेशान हो रही है कि छुट्टी तो है नहीं और वो बिना इन्फॉर्म किए हुए कैसे जा सकती है, अगर वो कभी नहीं आती थी या बीमार होती थी या कुछ और बात होती थी तो लोग एक दूसरे को बता देते थे। लेकिन सैटरडे भी बीत गया, संडे भी बीत गया और रुचि का कोई सुराग नहीं है और घर पे भी नहीं है। घर वाले मकान मालिक कह रहे हैं कि वो घर गई है। वो उसके बाद उसकी भाभी को फ़ोन मिलाती है, दूसरी कांस्टेबल, और कहती है कि मैं रुचि के घर गई हूँ लेकिन ताला लगा हुआ है। मकान मालिक कह रहा है कि वो शायद घर गई और कल से ही वो नहीं लौटी है, मालिक कल रात को भी वो घर पे नहीं थी। अब रुचि की भाभी कहती है कि नहीं, वो जब भी बिजनौर घर आती है तो पहले फ़ोन करती है और उसके बाद आती है, पर कल उसका कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया और यहाँ पे भी नहीं आई है वो। अब उन्हें फ़िक्र सताने लगी, क्या करें। अब जब ये बात हुई तो फिर उन्होंने कहा हम लखनऊ आ रहे हैं। अब रुचि का पूरा जो परिवार है वो अगले दिन लखनऊ पहुँच गया। लखनऊ में अब ढूंढ रहा है। संडे का मंडे आ गया। अब रुचि की उस कांस्टेबल दोस्त को भी फिक्र होने लगी। इस दौरान में उसने ये किया कि रुचि की जो महिला कांस्टेबल थी उसने रुचि की तस्वीर और उसके बारे में एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दिया कि रुचि ये यहाँ पे पोस्टेड है और ये गायब है सैटरडे से, इसका कोई सुराग नहीं है और अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। तो अगर किसी को रुचि के बारे में जानकारी हो तो कांटेक्ट करें। अब ये इत्तेफाक से एक पुलिस वाली गायब हो जाए और एक दूसरी पुलिस वाली सोशल मीडिया पे ऐसे डाले तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि खुद पुलिस वाले गायब और पुलिस को ही पता नहीं। ये बात सीनियर अफसरों तक पहुंची। वो पोस्ट वायरल होना शुरू हो गया। सीनियर अफसरों ने देखा कि एक लेडी कांस्टेबल गायब है और दूसरी लेडी कांस्टेबल जो है उसको पोस्ट कर रही है कि ये गायब है, इसको ढूंढो। वो बड़े नाराज़ भी हुए, गुस्सा भी हुए कि ये क्या है डिपार्टमेंट की, तुम बदनामी करा रही हो, एक पुलिस वाली गायब है और तुम सोशल मीडिया पर डाल रही हो, जबकि तुम्हें अफसरों को बताना चाहिए था। तो खैर उसे डांटा वाटा भी और ये भी कि उस लेडी कांस्टेबल को शायद नोटिस भी दे दिया कि तुमने ये गलत किया है, इनडिसिप्लिन है ये, इससे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है।
अब खैर इधर रुचि के घर वाले आते हैं, तीसरा दिन था, थक हार कर वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट दाखिल कर देते हैं रुचि की गुमशुदगी की। अब पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है। इस दौरान में धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। तभी 17 फरवरी, करीब 5 दिन हो गए थे रुचि को गायब हुए। 17 फेब की तारीख थी। 112 एक डायल यूपी का नंबर है। एक फ़ोन आता है 112 नंबर पर एक अनजान शख्स का, और वो बताता है कि मैं इस वक्त पीजीआई इलाके से गुजर रहा हूँ, और पीजीआई इलाके में एक नाले जैसी चीज़ है, एक कल्ली माती मोहल्ले में, और इस नाले के पास एक लाश पड़ी है। 112 नंबर पर कॉल था। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस लाश को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। अब 2 दिन हो गए, 17 से, ये 17 तारीख की बात थी, 19 फरवरी की तारीख आ गई। वो लाश किसकी थी इसकी शिनाख्त ही नहीं हो पाई। न पुलिस वालों ने इतनी कोशिश की कि कौन है ज़रा ढूंढूं। इधर ये भी ध्यान रखिए कि एक महिला कांस्टेबल गायब है, तो वो सब सोच ही नहीं रहे इन कड़ियों को जोड़ने की। तो अब 19 तारीख हो गई, उधर एक नाले में लाश मिली है, वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की जा सकी है। इधर रुचि गायब है और लगभग अब 8, 9, 10 दिन हो गए। तो घर वाले भी परेशान, एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर काट रहे हैं, और उन्हें भी ये मालूम नहीं कि एक लावारिस लाश मिली है नाले पे, तो कम से कम वो जाके देखें। तभी 19 तारीख की तारीख आ गई, 19 फरवरी। एक कांस्टेबल, बल्कि एक हेड कांस्टेबल था जो यूपी पुलिस में ही काम करता है, लेकिन वो भी वहीं बिजनौर का रहने वाला था, और इत्तेफाक से रुचि के परिवार का भी परिचित था, एक ही मोहल्ले में रहा करता था। तो एक थाने से दूसरे थाने जब भटक रहे थे रुचि के माँ बाप और रिश्तेदार, तो अचानक एक थाने में उनको इस हेड कांस्टेबल से मुलाकात हो गई जो बिजनौर का रहने वाला था। तो जब वो मिला और उसने बताया, उनको पता चला कि रुचि गायब है, तो उस हेड कांस्टेबल को भी नहीं मालूम था। तो उसने कहा कि एक अभी 2 दिन पहले एक लड़की की लाश मिली है और वो मुर्दा घर में रखी हुई है, तो आप एक बार उसको भी देख लें। अब माँ बाप का एकदम कलेजा ऐसे फट गया कि ये क्या बात है, मैं लाश क्यों देखूं। लेकिन उसने दिलासा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखने में बुराई नहीं है। तब उस हेड कांस्टेबल के कहने पर रुचि के माँ बाप मुर्दा घर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर उस लाश को देखते हैं जो 2 दिन पहले एक नाले से बरामद हुई थी। लाश पर नज़र पड़ते ही माँ बाप की चीखें निकल जाती हैं। वो लाश को पहचान लेते हैं। वो लाश उसी कांस्टेबल रुचि की थी। अब शिनाख्त हो चुकी थी कि लाश रुचि की है, और ये साफ हो गया कि रुचि की मौत हो चुकी है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रुचि की मौत जो है वो गला घोटने की वजह से हुई है, यानी एक मर्डर है, कत्ल है। अब यूपी पुलिस ने FIR दर्ज किया अपनी एक लेडी कांस्टेबल के कत्ल का मामला, जो उन्हीं के पुलिस हेडक्वार्टर में ड्यूटी में जाती थी। अब यूपी पुलिस पे बड़ी सारी चीज़ें भी उठने लगी कि आप ही की एक एम्प्लॉई, आप ही की एक सिपाही 12 तारीख से गायब है, 2 दिन से लाश एक मिली थी, उसकी तक शिनाख्त आपने नहीं कराई, तो आम केस में आप क्या करते होंगे। ये सारी चीज़ें यूपी पुलिस की फजीहत हो रही थी। अब पुलिस ने फिर इस मामले को अब सीरियसली लिया, क्योंकि मामला उनके डिपार्टमेंट का था। इसके बाद लाश की फिर से और लाश के साथ मिले कपड़ों की जांच की गई। लाश के साथ एक फ़ोन भी बरामद हुआ था। पता चला कि ये मोबाइल फ़ोन रुचि का ही था। पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन को अपने कब्जे में लिया और उस मोबाइल की कॉल डिटेल की अब जांच शुरू की। अब कॉल डिटेल को जब खंगाला गया तो उसमें तमाम नंबर मिले, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिससे पुलिस थोड़ी चौंकी। उसकी वजह ये थी कि रुचि के गायब होने और रुचि का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले उसी नंबर से आखिरी कॉल था, और उस नंबर पे बहुत बातें हुई थी रुचि की। मतलब सबसे ज़्यादा जितने नंबर थे उसमें से एक नंबर वो भी था। पुलिस ने उस नंबर को ज़ीरो इन किया। पता चला कि ये नंबर जो है जब खंगाला गया तो ये नंबर प्रतापगढ़ ज़िले के लालगंज तहसील में तैनात है एक तहसीलदार किया, तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव। अब जब ये कॉल डिटेल के साथ सारी जानकारी मिली तो पुलिस को लगा कि यही बेहतर शख्स है जो इस रुचि की गुमशुदगी फिर उसके कत्ल के ऊपर रोशनी डाल सकता है। फ़ौरन तय हुआ कि लखनऊ की एक पुलिस टीम इसी वक्त प्रतापगढ़ के लिए रवाना होगी, और 19 तारीख की रात को ही पुलिस की एक टीम प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गई। प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि जो तहसीलदार साहब हैं वो वहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे रुके हुए, वहीं रहा करते थे, कंपनी बाग इलाके में, बल्कि ट्रांजिट हॉस्टल टाइप का था। तो वहाँ सुबह सुबह लखनऊ की टीम पहुँचती है और वो वहीं हॉस्टल में थे। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। तहसीलदार साहब पहले कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बाद पुलिस को घुमाना शुरू किया। लेकिन फिर पुलिस अपने ऊपर आई, सख्ती की
थोड़ी देर के बाद तहसीलदार साहब खुल गए। इसके बाद तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने पूरी कहानी सुनाई। कहानी कुछ यूँ है। रुचि चौहान बिजनौर की रहने वाली, पुलिस में नौकरी करती थी, नौकरी लगी, कांस्टेबल थी और ठीक ठाक चल रहा था। अलग अलग जगहों पे उसकी पोस्टिंग होती थी। 2019 में, मतलब 3 साल पहले, उसकी मुलाकात एक और सिपाही, एक और कांस्टेबल नीरज से हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, दोनों में प्यार हो गया। रुचि और नीरज ने फिर शादी करने का फैसला किया। घर वाले भी खुश थे, दोनों एक ही पेशे के थे और एक दूसरे को जानते थे। बाकी कोई धर्म जात पात की दीवार भी नहीं थी। तो घर वालों की रजामंदी से 2019 में रुचि और नीरज की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ वक्त ही गुजरा, लेकिन इसी के बाद धीरे धीरे वक्त बीता और सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक के जरिए रुचि की मुलाकात पद्मेश श्रीवास्तव से हुई, जो फेसबुक पे मौजूद थे और तहसीलदार थे। अब फेसबुक के बाद दोनों में धीरे धीरे फेसबुक पे बात होने लगी। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए, फिर दोनों में मोबाइल पे बात होने लगी, फिर व्हाट्सएप पे बात होने लगी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। उसके बाद फिर मुलाकात भी होनी शुरू हो गई। इधर ये होता था कि दोनों पुलिस में थे, तो कभी नीरज तो कभी रुचि। इनकी ड्यूटी भी बदलती रहती, थाने भी बदलते रहते, शहर और ज़िला भी बदलते रहते। तो इस दौरान में रुचि लगातार तहसीलदार से मिलती रही और दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। लेकिन फिर नीरज को शक हो गया रुचि पर और उसे तहसीलदार की सच्चाई पता चल गई। इसको लेकर झगड़ा हुआ। तहसीलदार को फिर रुचि ने बताई कि ये बात उसको पति को है पता चल चुकी है। फिर उसने कहा कि देखो, एक काम करो, तुम उससे तलाक ले लो और अगर ना दे तो तुम कहना कि दहेज और इन सब चीज़ों का केस कर देंगे। तो एक तो पुलिस में है, उसकी नौकरी भी चली जाएगी क्योंकि तुम महिला और शादी को अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुए। तो रुचि ने कहा ठीक है। इसका बाद उसने नीरज से कहा कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। नीरज को भी सारी चीज़ें पता थी। उसने कहा चलो भला इसी में हटाओ, अलग हो जाते हैं। पति पत्नी में तलाक हो गया। अब रुचि आज़ाद थी। अब रुचि खुलकर तहसीलदार से मिल सकती थी। लेकिन इस दौरान में इधर ये हुआ कि तहसीलदार की पत्नी को भी पता चल गया कि उसके पति का एक सिपाही के साथ इश्क है। अब वो पत्नी अपने पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी और तहसीलदार से कहा कि ये ठीक नहीं है। अब तहसीलदार भी इधर दबाव में आ गया। इधर बीवी के दबाव की वजह से तहसीलदार अब रुचि से मिलना जुलना कम करने लगा। रुचि को ये बात अजीब लगी कि अभी आजकल उसने मुझसे दूरी बना ली है, जबकि मैं अपने पति को तलाक दे चुकी हूँ। धीरे धीरे अब इन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। रुचि ने अब कहा कि जिस तरीके से तुम्हारे कहने पे मैंने डिवोर्स दिया है, तुम भी अपनी पत्नी को तलाक दो और हम दोनों शादी करेंगे। क्योंकि रुचि को ये उम्मीद थी और ये कहा था तहसीलदार ने कि वो उससे शादी करेगा, तो वो चाहती थी कि वो उससे शादी करे। तहसीलदार उससे शादी करना नहीं चाहता था। दोनों में लड़ाई शुरू। इधर अब रुचि लगातार उसके ऊपर दबाव डाल रही है। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे पूरे घर वालों के सामने आकर सब कुछ बता दूंगी, तो शादी करो। अब वो इतना दबाव में आ गया कि उसने कहा कि ठीक है, लेकिन उसे लगा क्या करें। तभी उसने ये प्लान बनाया कि रुचि को अपने रास्ते से हटा देते हैं। इसके बाद 12 फरवरी को वो प्रतापगढ़ से लखनऊ के लिए निकलता है। साथ में अपने एक दोस्त को लेता है जिसका नाम था नामवर सिंह। ये लोग अपनी गाड़ी में जाते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद ये पुलिस हेडक्वार्टर के आगे फ़ोन करता है तहसीलदार रुचि को और उससे बुलाता है। कहता तुमसे बात करनी है शादी के बारे में। रुचि आती है। फिर वो उससे कहता है कि देखो, मई जून तक हम लोग कर लेंगे, डिवोर्स के लिए तैयारी कर लिए, थोड़ा वक्त लगता है। और ये लोग गाड़ी में बैठकर बात कर रहे थे। नामवर सिंह उतर कर जा चुका था। थोड़ी देर तक बातचीत होती रही। इसके बाद नामवर सिंह अचानक आता है और 2 कप चाय लेकर आता है। एक कप चाय वो तहसीलदार को देता है, दूसरा रुचि को। रुचि चाय पी लेती है, तहसीलदार भी पी लेता है। लेकिन चाय पीने के 10-15 मिनट के बाद ही अचानक रुचि बेहोश हो जाती है। दरअसल उस चाय में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। जैसे ही रुचि बेहोश होती है, नामवर सिंह ड्राइविंग सीट पे बैठता है। उसके बाद वो लोग उस गाड़ी को वहीं आगे एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं और फिर बेहोश रुचि की गला घोंट कर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसी इलाके से उन्हें वो वाकिफ थे, एक जगह पे सुनसान जगह दिखता है उनको, बराबर में नाला, वो उसकी लाश को वहीं फेंक देते हैं और फिर देर रात वापस प्रतापगढ़ पहुँच जाते हैं। ये सारी कहानी, उस रात के मोबाइल का लोकेशन और बाकी चीज़ें पुलिस के पास थी। लेकिन इस कहानी में एक नई चीज़ तब आई जब ये पुलिस को पता चला कि 12 फरवरी को जब तहसीलदार प्रतापगढ़ से लखनऊ के लिए निकलने लगा, तब उसकी बीवी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा लखनऊ जा रहा हूँ काम से। तो उसने कहा कि शाम या रात को तो कोई मीटिंग होती नहीं है ऑफिस की, तो मुझे मालूम है तुम रुचि से मिलने जा रहे हो। तब ये कहता नहीं, मैं तुम्हारे ही काम से जा रहा हूँ, रुचि का काम करने। तब इसकी बीवी कहती है कि बिना काम किए लौटना मत और रुचि का काम करके ही आना। यानी कहीं ना कहीं वो रुचि को रास्ते से हटाने की साजिश में शामिल थी।
हस्बैंड ने ये स्टेटमेंट दिया। इसके बाद सारे सबूत मिले। फिर पुलिस ने तहसीलदार और नामवर सिंह को तो गिरफ्तार किया ही किया, तहसीलदार की पत्नी को भी गिरफ्तार किया और उसे भी रुचि के कत्ल का आरोपी बनाया। इन तीनों को पकड़ने के बाद पहले पुलिस हिरासत में लिया, फिर उसके बाद न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेज दिया गया। मामले की जांच हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तीनों को कत्ल का आरोपी बनाया गया और अब मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी। तो एक लेडी कांस्टेबल जिसने अपने हाथों से अपनी एक अच्छी खासी ज़िंदगी, एक अच्छा खासा घर परिवार उजाड़ दिया, पहले अपने पति को तलाक देकर और तहसीलदार पर भरोसा कर। उधर तहसीलदार ने भी इस चक्कर में अपनी पत्नी को भी एक तरह से गुनाह के रास्ते पर ले गया। तो हर बुराई का अंत बुरा ही होता है।